Okay, Ji. The topic which we have to cover today that is known as exponential growth and exponential decay. Now the point is बेटा ये जो topic आपके पास है this was added into your syllabus in 2025, right? इससे पहले ये आपके सिलेबस में नहीं था और ना ही इसका क्वेश्चन 2025 में आया है। इसका क्वेश्चन जो है अभी तक तो एग्जामिनर ने दिया नहीं है, माइट पॉसिबल इस साल दे दे, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट अभी तक ये आपके पास पेपर्स में नहीं आया। नाउ द पॉइंट इज़ दैट ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा दीज आर दी क्वेश्चंस विच आई हैव पुल्ड ऑफ फ्रॉम आईजीसीएसई। आईजीसीएसई के अंदर ये पहले से है, राइट, और आईजीसीएसई के अंदर ये टॉपिक पहले से आ रहा है, राइट। तो अगर किसी को इसके फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आईजीसीएसई का पेपर कोड होता है 0580, वहाँ से जाके इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 4 या पेपर 2 के अंदर, दोनों के अंदर आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि दिस टॉपिक, ये कोई अलग से चैप्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। दिस टॉपिक इज बीन एडेड इनटू योर सिलेबस इन द कंटेंट ऑफ एवरीडे मैथमेटिक्स। एवरीडे मैथमेटिक्स जो है आपका, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ऐड किया, राइट। तो आपको इसके जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने भी हैं तो इनको आपने प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, इसको आपको एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस करना है। अब इसका जो क्वेश्चन भी आएगा आपके पास वो एवरीडे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ मर्ज होके आएगा। अब एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो और से देखिएगा। एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं वो आपके परसेंटेजेस है, वो आपके रेशियोज है, वो आपका प्रॉफिट है, उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, देन यू हैव मनी एक्सचेंज, and then this has been added which is known as the exponential decay and growth, राइट। तो अब आपको जो क्वेश्चन बनेगा पेपर 1 में या पेपर 2 में, हम स्पेसिफिकली पेपर 2 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ मर्ज होके बनेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन है दैट विल बी कमिंग इन पेपर 2। पेपर 1 में ये आ नहीं सकता है बिकॉज यू रिक्वायर अ कैलकुलेटर टू सॉल्व इट। अब बेटा गौर से सुने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती क्या है। देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट, हम कहते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज नोन एज लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ किसे कहते हैं? लीनियर ग्रोथ कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई चीज़ अगर राइज कर रही है और वो राइज इस तरीके से करे कि स्ट्रेट लाइन बन जाए, राइट। इफ देर इज अ स्ट्रेट लाइन देन दैट इज नोन एज द लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ में बड़ा सिंपल होता है कि एक ऑर्डर में राइज कर रहा होता है। जैसे 0 है, 1 पे मेरे पास 1 आएगा, 2 पे मेरे पास 2 आएगा, 3 पे मेरे पास 3 आएगा, 4 पे 4 एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं कि जी कोई भी कंटेंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियर ग्रोथ हो रही है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर ग्रोथ। फिर हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसे कहते हैं? जब आपकी जो चीजें हैं वो रैपिडली इंक्रीज करना शुरू हो जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाना शुरू हो जाए, दिस इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लाइक दिस वन, राइट। तो ये जो चीज होती है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल डिके भी हो सकता है बेटा। डिके किसे कहेंगे? कि अगर मेरी जो कंटेंट है
वो रैपिडली डिक्रीज करना शुरू करते हैं, लाइक दिस, राइट। वेट अ सेकेंड। इस तरीके से। तो ये जो कंटेंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज माय डिके, और ये वाला जो है दिस इज बेसिकली नोन एज माय ग्रोथ, राइट। अब इस ग्राफ को भी थोड़ा सा ना समझ लो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी बेटा कि जब आपकी चीजें रैपिडली इंक्रीज करना शुरू कर दे। रैपिडली इंक्रीज का मतलब यह है, जीरो पे जीरो था, वन पे वन हो गया, टू पे टू, फोर, थ्री पे फोर हो गया, फोर पे एट हो गया, जाके 5 पे 16 हो गया, मींस रैपिडली इंक्रीज हो रही हो, राइट। तो हम उसको क्या कहेंगे? दे आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसे कहेंगे? जब मेरी चीजें जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज करना शुरू कर दे, दैट इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब पॉइंट यहां पे ये है, यहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो बेशक हम एक्सपोनेंशियल डिके कर रहे हो या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हो, फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला यूज होता है। और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा? द फॉर्मूला स्टेट्स दैट ए इज इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर एन। अब प्लस माइनस से क्या मतलब है? अगर आप ग्रोथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है? दैट इज गोइंग टू बी ए इज इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर एन। और अगर आप डिके के लिए यूज कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी ए इज इक्वल्स टू पी इंटू वन माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर एन, राइट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था उसी को हम यूज कर रहे हैं। अगर ग्रोथ है तो बीच में प्लस लगा देना है, अगर डिके है तो बीच में नेगेटिव लगा देना है। और यहां पे बेटा ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, वो भी मैं लिख देता हूं। ए आपका वही चीज है, ए रिप्रेजेंट्स योर अमाउंट। पी क्या होती थी? पी यूज टू बी योर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए भी फर्दर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? अमाउंट एट बिगिनिंग। उसके बाद आ गया आर। आर क्या होता है? दैट इज योर रेट, जो कि हमेशा परसेंटेज में होगा। और एन आपके पास क्या है? एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स, जिसको मैं टाइम भी कह सकता हूं कि भाई ये मेरा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सबको यहाँ तक सॉर्टेड है? सो दिस इज द अमाउंट आपके पास फॉर्मूला, एंड दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज बीन एग्जीक्यूटेड। अब याद रखिएगा, आपको कोई क्वेश्चन में प्रिडिक्ट नहीं करना होता है कि जी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या डिके है, वो लिख के देता है। अब वो ग्रोथ को एक और वर्ड से भी लिख के दे सकता है कि भाई इंक्रीजिंग है, और डिके को वो एक और वर्ड से भी यूज कर सकता है, दैट इज डिक्रीजिंग। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, राइट। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं।
ओके, नाउ हाउ डज द क्वेश्चन लुक लाइक, गौर से देखिएगा. नाउ दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस. क्या कहा उसने? उसने कहा है सीजर बायस अ कार फॉर $2,500. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने गाड़ी परचेज की है $2,500 की, विच मीन्स दैट प्रिंसिपल अमाउंट मेरी $2,500. ठीक है, फिर वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ द कार डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली. लिख दिया मैंने, कहा आपने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन में वो लिख के देगा. डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 10%. तो आर विल बी इक्वल्स टू 10%. उससे हमें कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीजर्स कार एट द एंड ऑफ 5 years, विच मीन्स दैट हमें एन जो है उसने बता दिया है, टाइम जो लगा है दैट इज 5 years. कहता है गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट डॉलर. वो आपको कह रहा है ये बताओ कि क्या वैल्यू उसकी गाड़ी की है 5 साल के बाद, विच मीन्स दैट आपको अमाउंट बतानी है. ठीक है, मैंने क्या कहा है, प्रिंसिपल अमाउंट वो होती है अमाउंट विद एट द बिगनिंग, राइट, जो शुरू में आपकी चीज की वैल्यू होती है. अब फॉर्मूला लगा दो बेटा, क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी अमाउंट is equals to principal amount into 1 plus r divided by 100 raised to power n. अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपने r की वैल्यू है इसको एज इट इज इधर प्लेस करना है, इसको डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना. डिवाइडेड बाय 100 जो है वो फॉर्मूले में आपके लिए कर दिया गया है. आपकी जो भी परसेंटेज में वैल्यू है उसको एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दो. आई प्लेस करते हैं, क्या बनेगा? दैट दिस इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल अमाउंट मेरी कितनी थी? दैट इज 2500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर आपके पास कितना है? दैट इज गोइंग टू बी 10. सॉरी, एक गलती है, उसने कहा है डिक्रीजेस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? प्लस प्लेस नहीं करूंगा मैं, दैट इज गोइंग टू बी प्लेसेस विद अ माइनस, राइट. यहाँ पे भी माइनस लगेगा, यहाँ पे भी माइनस, सो दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर कितना आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 5. तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, अपना कैलकुलेटर पकड़ते हैं. इफ आई प्लेस माई कैलकुलेटर ओवर हियर, क्या होगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी 25 ब्रैकेट 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100, और ये ब्रैकेट क्लोज किया, रेस टू पावर 5 कर दिया. तो यहाँ से मेरे पास जो अमाउंट आती है वो कितनी है जी? दैट इज 1476. तो लिख देते हैं जी, दैट इज गोइंग टू बी $1476.225. अब एक चीज उसने यहां पे लिख के दिया है, गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट डॉलर. अब यहां पे एक चीज याद रखें, एवरीडे मैथमेटिक्स जब मैंने पढ़ाई थी तब मैंने एक बात बोलता होता हूं कि भाई आपको जब भी नियरेस्ट डॉलर वो लिख दे, यू हैव टू कन्वर्ट योर आंसर इनटू द राउंड ऑफ फॉर्म, और आपने होल नंबर्स पे आंसर देना है, विच मींस दैट मेरा जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी $1476. दैट्स गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस. जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बात करते हैं जल्दी से. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन, विच इज दिस वन. गौर से देखिएगा.
नेक्स्ट उससे हमें क्या कहा है, कहता है द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, लिख दिया भाई उसने ग्रोइंग, राइट, एट अ रेट ऑफ, उसने बता दिया 1.8% पर ईयर। आपको वो कह रहा है कि जी जो रेट है दैट इज 1.8%, ठीक है। द पॉपुलेशन नाउ इज 2,60,000, पी जो उसने हमें बताया हुआ है दैट इज 2,60,000। उससे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स फ्रॉम नाउ व्हेन द पॉपुलेशन फर्स्ट बिकम 3 lakhs। अब उसने आपको बेटा ए बता दिया है, उसने कहा है जी आपके पास ये बताए कि कितने साल लगेंगे कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख पे पहुंच जाए। आपको जो फाइंड करना है बेटा दैट इज द वैल्यू ऑफ एन, ये आपको फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग हो रही है तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n, ये मैंने लिख दिया, राइट। क्योंकि ग्रो हो रहा था तो पॉजिटिव डाला है, पिछले क्वेश्चन में डिक्रीजिंग था तो मैंने नेगेटिव डाला था। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहां पे अगर मैं चलूं आगे तो उसने ये कहा है कि जी नंबर ऑफ ईयर्स बताओ, विच मीन्स दैट मुझे यहाँ पे n फाइंड करना है। पहले जरा मैं वैल्यूज को प्लेस कर देता हूँ। इफ आई प्लेस दी वैल्यू, मुझे उसने कहा है कि जी वो साल बताओ जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्टार्ट हुई है जी 2,60,000 से, 1 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n। वो कह रहा है ये बताओ कि जब आपकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 3 लाख हो जाए, ये होना चाहिए। आपको वो साल बताना है, नंबर ऑफ ईयर्स, ये चीज फाइंड करनी है। अब बेटा अगर मैं यहां पे एक चीज नोट करूं ना तो यहां पे मेरा जो n है दैट इज इन द पावर, n जो है वो मेरा पावर के अंदर गया हुआ है। इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास मेथड होता है वो, अगर तो आपने एड मैथ्स पढ़ी हुई है तो लॉग्स का एक मेथड होता है जो कि यूज किया जाता है। लेकिन पॉइंट याद रखें, लॉग्स आपके ना ही आईजीसीएसई के सिलेबस में है, ना ही आपका जो सीआईएस का सिलेबस है उसके अंदर है। तो यहां पे हम जो मेथड यूज करेंगे उसको हम कहते हैं हिडन ट्रायल मेथड, हिडन ट्रायल मेथड, राइट। आपने अपनी जो n की वैल्यू है उसको 1 से स्टार्ट लेना है और वैल्यू को बढ़ाते जाना है। तब तक बढ़ाएंगे क्योंकि उसने हमें कहा है कि जी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 3 लाख होनी चाहिए, तो तब तक हम बढ़ाते जाएंगे जब तक ये वाली जो साइड की वैल्यू है वो मोर देन 3 लाख ना हो जाए। तो हम अपनी n की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा n जीरो नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट करेंगे हम, और n जो है वो जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव में नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा ये जो n होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, n ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ये बात याद रखिएगा, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, होल नंबर में होगी और पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे, जहां पे मेरी इस साइड की वैल्यू बेटा, गौर से देखें, जहां पे मेरी ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 लाख हो गई, वहां पे मेरा n की वैल्यू आ जाएगी। सबको ये पॉइंट क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके, अब आपको बड़ा सिंपल सा मेथड सिखाता हूं इसको सॉल्व करने का। व्हाट यू गोइंग टू डू इज दैट यू गोइंग टू टाइप दिस होल इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इस पूरी को अपने कैलकुलेटर पे टाइप कर लो बेटा। आए करते हैं, दिस इज 2,60,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ब्रैकेट डाला, वो फ्रैक्शन डाली 1.8 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज्ड, रेज टू पावर क्या हो गया, n एज इट इज ले गया। अब आपने बारी बारी से अपनी वैल्यू लिखते जाना है, स्टार्टिंग विद दी 1। कैलकुलेटर ने क्या वैल्यू दिया है, 2,64,000। हमें n की वो वैल्यू लिखनी है जहां पे मेरी जो वैल्यू है वो मोर देन 3 लाख हो जाए, राइट। स्टार्ट लेते हैं, 1 से मैंने किया 2,64,000 आया, मेरा आंसर नहीं है, ये रिमूव कर रहा हूं। 2 पे किया
2,69,000, मुझे मोर देन 3 लाख पे जाना है, आगे चलते हैं। 3 से करता हूँ 2,74,000, ये भी नहीं है, रिमूव किया, 4 कर दिया 2,79,000, ये भी नहीं है। 5 पे करके चेक करते हैं 2,84,000, मोर, आई वॉन्ट टू गो मोर देन 3 लाख। 6 पे चेक किया 2,89,000, नो। 7 पे चेक करते हैं 2,94,000, नॉट येट। 8 पे चेक किया 2,99,000, नॉट येट। 9 पे चेक करता हूं तो 3,05,282, विच मीन्स दैट वैल्यू मेरी ग्रेटर हो चुकी हुई है। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं कि भाई मेरे पास जब 9 होगा, n इज इक्वल्स टू 9, तो ये है जी 3 लाख, और यहां पे क्या आ जाएगा 30, कितनी थी जी वैल्यू, 5,283। So this is now greater than 3 lakh. So this is the value, or it is going to be taking 9 years to make the value greater than 3 lakh. That is going to be the answer for us. सबको यहाँ तक सॉर्टेड है? तो सिंपल सा एक रूल है कि हम लोग हिडन ट्रायल मेथड यूज करते होते हैं, बारी बारी से वैल्यूज को प्लेस करेंगे। n इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, कभी ऐसा नहीं हो सकता फ्रैक्शन में हो। 1 से स्टार्ट करना है, जहां पे आपकी इनइक्वालिटी या आपकी वैल्यू ग्रेटर हो जाए वो स्टॉपिंग पॉइंट है। सबको ये पॉइंट क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके जी, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ओके जी, आए एक और क्वेश्चन करते हैं ना। दिस इज द कंप्लीट पैक्ड क्वेश्चन जो कि आपके पास आ सकता है, एंड दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन जो कि पेपर 2 के अंदर आपके पास आ सकता है, राइट? गौर से देखिएगा। एवरीबडी टेक 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व इट, फिर मैं सॉल्व करता हूं जल्दी से। एंड जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उससे कहा है एलेक्स, बॉबी एंड चेरिश शेयर दी स्ट्रॉबेरीज इन अ रेशियो एलेक्स, बॉबी, चेरिश 3:2. चेरिश रिसीव 12, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज शेयर्ड, बहुत आसान है। क्या करेंगे, इसकी लिखते हैं विच इज गोइंग टू बी, चेरिश की 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 7, मल्टीप्लाई बाय होता है जी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज, उसको x कह देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू द चेरीज ऑफ स्ट्रॉबेरीज ऑफ चेरिश, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 12। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसिल हुआ 6, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 42। दैट्स द आंसर फॉर अस। किसी ने अगर यूं नहीं करना तो वो रेशियो के थ्रू भी कर सकता है। दिस इज गोइंग टू बी 2 रेशियो, टोटल आपके पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 7। चेरिश की हमें स्ट्रॉबेरी पता है कितनी है जी, दैट इज गोइंग टू बी 12, इधर लिख दो और इधर x कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तब भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा, विच इज गोइंग टू बी 12 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, अगेन यू गेट 42। दैट्स द सिंपल वे टू गेट द आंसर। आई होप एवरीबडी गॉट द आंसर। फिर वो कहते हैं इन अ सेल शॉप रिड्यूसेस ऑल द प्राइस बाय 12%, Dina buys a book for the original price of $6.5, ठीक है। कैलकुलेट हाउ मच डीना पे फॉर द बुक, ठीक है। मैंने कहा था परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन हो 100 ऐड कर देना, परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन हो 100 माइनस कर दें। सो दिस इज गोइंग टू बी 100 माइनस 12 विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दैट इज गोइंग टू बी 88%।
अब यहाँ पे लिखो 100, यहाँ पे आ जाएगा 88%। उसने कहा है ओरिजिनल प्राइस है बेटा 6.2 की, तो ओरिजिनल 100 के नीचे लिखा जाता है 6.5, इधर आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस गोज एंड ओवर हियर, सो x विल बी इक्वल्स टू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 100. So if I solve this, so that is going to be 6.5 multiplied by 88 divided by 100. तो यहाँ से मेरे पास जो आता है that is going to be x is equals to $5.72. I hope that is clear to everyone. जल्दी से ये वाले करें तब तक आसान हो जाए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ. ओके जी. फिर उसके बाद वो कहते हैं इलू पेज $11 फॉर अ टॉय, कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय. ठीक है, दोबारा से सेम काम करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी 100% इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 88%. अब उसने $11 पे किए हैं, ये जो उसने पे किए हैं इसमें 12% का रिडक्शन है, तो इधर लिखेंगे ओरिजिनल फाइंड करना है, इसके नीचे x आ जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी 11 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 88. सो इफ आई सॉल्व दिस, तो वो मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी divided by 88, so that is going to be $12.5. That's the answer for us. I hope that is clear to everyone. फिर उसने कहा है फेरी इन्वेस्ट सम मनी, कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 2.5%. एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज $6.6. ठीक है, उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. उसने कहा है जी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालें. ओके जी, इस पे हम बाद में आएंगे. हम लोग जरा आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, जो हमारा वाला क्वेश्चन है जिसके लिए हम ये क्लास रख रहे हैं और एक्सपोनेंशियल वाला कर रहे हैं. गौर से देखिएगा, उससे हमें कहा क्या है, कहते हैं अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके एट एन एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ 2% पर डे. ठीक है, कहता है 2% पर डे का हो रहा है. कहता है द इनिशियल मास इज 80 kg. ठीक है जी, कहता है फाइंड द मास एट द एंड ऑफ 5 days. ठीक है, गौर से देखिएगा, प्रिंसिपल मास जो होगा हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी 80 ग्राम्स. उसके बाद आपके पास n जो है दैट इज गोइंग टू बी 5. उसके बाद आपके पास एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, राइट, तो वो हमारे पास r कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 2%. आपको उसने कहा है मैथ्स निकालो, विच मीन्स हमें अमाउंट निकालना है. फॉर्मूला लिख देते हैं, अमाउंट विल बी इक्वल्स टू p into 1 minus r divided by 100 raised to power n. तो बहुत ही सिंपल है, कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 80 into 1 minus 2 divided by 100 raised to power कितना होगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 5. राइट जी, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा. इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 80 into 1 minus raised to power कितना होगा, that is going to be 5. So that gives us the answer which is going to be 72.3 grams. That is the answer for us. जल्दी से इसको नोट डाउन करें और इसका सेकंड पार्ट करें जिसके लिए हम ये सवाल कर रहे हैं. जल्दी से नोट डाउन करो. ओके जी, फिर हमारे पास उसने क्या कहा है, कहता है फाइंड हाउ मेनी मोर होल डेज आफ्टर 5 day इट विल टेक मैथ टू रिड्यूस लेस देन दिस. ठीक है, वो आपसे कह रहा है हाउ मेनी कंप्लीट डेज, आपको ये बताना है कितने डेज चाहिए. मैथ जो है वो रिड्यूस लेस देन 65 होना चाहिए. गौर से देखो, इसको मैं यहां से पकड़ता हूं बेटा, डुप्लीकेट किया, यहां पे कर दिया. अब मुझे n नहीं पता,
इस n पे मैं डाल रहा हूं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसने कहा है रिड्यूस लेस देन 67। गौर से सारे इधर देखिएगा। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं जी, 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल आपकी अमाउंट अभी भी 80 है, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n फाइंड करना है। उसने कहा है रिड्यूस लेस देन 67। आपके पास रिड्यूस जो है वो लेस देन 67 होना चाहिए, वो आपको नंबर ऑफ डेज करने हैं। आए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पूरे को कैलकुलेटर पे टाइप कर लेते हैं बेटा। राइट मैंने क्या बताया था, बारी बारी से स्टार्ट करना है, 1 से लेना है और देखना है कहां पे आपका जो है। अब देखो उसने कहा है रिड्यूस लेस देन 67। अब हमें ये देखना है कि लेस देन 67 कहां पे होगा। गौर से देखिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग विद दी 1 कर रहा हूं तो 78.9 आया। मुझे जाना है लेस देन 67 पे। आगे चलते हैं, माइनस करके 2 लिखता हूं, क्या बन गया, दैट इज गोइंग टू बी 76। हमें जाना है 67 से लेस। करते हैं जी आगे, 3 पे देते हैं तो क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 75। उसके बाद चलते हैं 4 पे, विच इज गोइंग टू बी 73। 5 पे चलता हूं मैं, कितना होगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी, फिर 6 पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 70। 8 पे चलते हैं, 7 पे, दिस इज 69। 8 पे कितना आता है 68। 9 पे कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी 66.7। तो दैट इज गोइंग टू मेक अस n विल बी इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। दैट इज गोइंग टू मेक अस द आंसर। अब यहां पे एक चीज याद रखें, ये आंसर नहीं है। अक्सर बच्चे ये वाला आंसर लिख के आते हैं, ये वाला आंसर नहीं है। उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कही है, हाउ मेनी मोर होल डेज आफ्टर डे 5। आफ्टर डे 5 का मतलब क्या है, आफ्टर डे 5 का मतलब यह है कि 5th डे के बाद कितने दिन लगेंगे। तो आपको 9 डेज लगे हैं कि आपका जो मैथ्स है वो रिड्यूस हो जाए लेस देन 67। तो आपको आफ्टर 5 डेज जब निकालने हैं तो आफ्टर 5 डेज कितना होगा बेटा, आफ्टर 5 डेज वो कितने बनेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 9 माइनस 5 विच इज गोइंग टू बी 4 डेज। दैट इज गोइंग टू बिकम द आंसर फॉर अस। सारों को ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा, थम्स अप चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए स्टार क्वेश्चन था ये जो आफ्टर 5 डेज उसने लिखा है, दैट इज द कंफ्यूजिंग थिंग। सबसे पहले हमने निकाला कि कितने डेज लगेंगे उसको लेस देन 67 होने में। तो हमें ये पता चला कि हम जब 9 करते हैं तो वो 66.7 आता है। तो 9 डेज में वो लेस देन 67 हुआ है, राइट। अब ये जो 9 है, ये कंप्लीट 9 डेज आपको लगे हैं कि भाई आपका मैथ्स रिड्यूस हो जाए 67 से, लेस देन हो जाए। हमें उसने क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी मोर होल डेज आर रिक्वायर्ड आफ्टर 5 डेज। तो 4 डेज आंसर कैसे बनेगा, 9 माइनस 5 करके। सबको यहां तक सॉर्टेड है बेटा? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? थम्स अप मुझे सबके चाहिए। ओके जी, so this is the concept of exponential growth which is added into your syllabus in 2025। इससे पहले आपके पास ये सिलेबस में नहीं था, तो ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है।